को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, मैं ओमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ केयर शो में। और आज हमारे शो में मौजूद है एक ऐसी फ्रंटलाइन वॉरियर जिनकी उपलब्धियाँ काबिले तारीफ हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने डॉक्टर बनने का ठाना, और ठाना ही नहीं, डॉक्टर बन के भी दिखाया। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रेनू वाली, मास्टर्स इन मेडिसिन, जो कि 15 साल से दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रेनू जी से और जानते हैं इनके बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है हमें आप जैसी डॉक्टर महिलाओं से। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जानकारी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका शुरू से लेके अंत तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? ओमजा जी, अंत तो अभी नहीं है सफ़र का जी। मैं हिमाचल से ज़िला हमीरपुर से ही बिलोंग करती हूँ, और यहीं पास में ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मेरा पैतृक गांव है। शुरुआती एजुकेशन मेरी चंडीगढ़ में हुई, क्योंकि मेरे पिता वहीं पंजाब सरकार में कार्यरत थे। उसके बाद 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करके मैंने हिमाचल और ऑल इंडिया से भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन मैंने हिमाचल में ही IGMC शिमला में अपना MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद ऑल इंडिया के थ्रू मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस ज्वाइन करा। शुरू से मुझे सरकारी सेक्टर में काम करने की इच्छा थी, बिकॉज़ आम आदमी से जुड़ने का और उसकी हेल्प करने का वही एक नॉवल प्लेटफॉर्म मिलता है। और लास्ट 15 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और क्योंकि हिमाचल से निकली हूँ तो एक अच्छा गौरव महसूस होता है। अभी तक की जर्नी बहुत रोमांचक रही है मेरी। जी। तो डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा किससे मिली? क्या आपके परिवार में पहले ही कोई डॉक्टर थे, या आपका कोई रोल मॉडल था जिनके नक्शे कदमों पे आप चले, या किस तरह से मतलब आपने ये सोचा डॉक्टर बनने का? रोल मॉडल ऐसा तो नहीं मैं कह पाऊँगी। हाँ, मेरे माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंस्पिरेशन में। जी। आज आप यंग जनरेशन है, मे बी आप नहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आप अगर 30-40 साल पीछे मुड़ के देखें तो हम अपने घर में हम बहनें ही थी। तो मैं जब से छोटी थी तो हमेशा हर कोई कहता था, अरे भाई नहीं है आप लोगों का, कैसे होगा। तो ये बातें सुन सुनकर मुझे एक हमेशा मन में ये रहता था कि मैं लड़की होने के बावजूद कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पूरा ट्रस्ट किया और कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की। तो उन्हीं की इंस्पिरेशन मेरे फादर ने बहुत सिंगल हैंडेडली बहुत मेहनत करके उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल किया। तो एक मेरे पेरेंट्स की एक इंस्पिरेशन रही, और खुद में एज कि विमेन आर नो लेस देन मैन, एक वो हमेशा मेरे बैकग्राउंड में था। तो आई वांटेड टू प्रूव फॉर दैट। तो इसी वजह से ही जो थोड़ा मैं हमेशा क्यूड इन रही कि हाँ ये करना है। जी, बहुत खूब। तो हमारे व्यूअर्स को भी आज जानकारी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आई होप कि सभी व्यूअर्स खूब मोटिवेट होंगे आज इस शो में। तो आज का हमारा जो विषय है वो है रिलेटेड टू डायबिटीज़। जैसे कि आप मास्टर्स हैं मेडिसिन में, तो हमारा आज का विषय डायबिटीज़ है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहा जाता है, तो ये जो बीमारी है करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या कारण डॉक्टर साहब? इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड माना जा रहा है। जी। अलग अलग कारण होते हैं इसके। एक तो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है जेनेटिकली हम प्री डिस्पोज्ड हैं। और 2 किस्म का डायबिटीज़ होता है, एक यंग लोगों में जिसको इंसुलिन डेफिशिएंसी मतलब टाइप 1 जिसको बोलते हैं, अक्सर यंग लोगों में, उसमें उनकी जीन्स ही ऐसे है कि अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा।
तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जो जेनेटिक, जिसको मैं कहना चाह रही हूँ, आनुवांशिक तौर पे ये एक रीज़न रहता है। और दूसरा कारण है इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो शरीर में ऐच्छिक जितना हम चाहते हैं कि उसका असर हो, नहीं हो पा रहा है। वो एक जो अभी जो एक किस्म से एपिडेमिक के तौर पे जो डायबिटीज़ उभर रहा है, ये उसका प्राइम कारण है। और आपका क्वेश्चन ये है कि कारण क्या है? हाँ, कारण ये है कि अगर आप पिछले 1990 के दशक से लेकर अभी तक पिछले 30 सालों में अगर आप देखें, हम सबका इकोनॉमिक स्टेटस सर्टेनली चेंज हुआ है, लेकिन साथ के साथ हमारी जीवन शैली बदली है। यहाँ तक कि हमारे गांव में भी अभी लोग उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। लोग मतलब हम लोग थोड़ा फिज़िकली हम लोगों ने कम एक्सर्ट करना शुरू किया है। हमारे खान पान में चेंज आया है। जो ट्रेडिशनल हमारा सिंपल और सादा जो खाना था उसको छोड़कर हम थोड़ा पाश्चात्य जो डाइट है और लाइफस्टाइल है उसकी तरफ हम सबका झुकाव बढ़ा है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है और अब हम जीवन शैली किसी और की अपना रहे हैं, जिस वजह से डायबिटीज़ जो है हम इंडियंस में उसका जो है वो इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं जो डायबिटीज़ होती है, लक्षण उसके क्या? डायबिटीज़ के लक्षण जो हैं वो लगातार वज़न का गिरना, भूख ज़्यादा लगना, ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा पेशाब का बार बार आना, ये कॉमन लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं वो कॉमन इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, खासकर फोड़े फुंसियाँ, पस वाले जो इन्फेक्शन है और अन्य बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। कई बार डायबिटीज़ होता है लेकिन वो अन्य बीमारी के तहत पकड़ा जाता है। किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ, तब पता चलता है कि अरे इसको शुगर भी है। तो वो शुगर बैकग्राउंड में होता है, ये लोगों की प्री डिस्पोजिशन, यानी कि उनका चांसेस या खतरा बढ़ जाता है अन्य बीमारियों को होने का, और इस वजह से भी ये डायग्नोज होता है। तो जैसे सपोज अगर हम नॉर्मली देखें तो कैसे हम घर में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम डायबिटिक हैं? जैसे कुछ आपने लक्षण बताए, वेट लॉस या तो देखिए, एक ये है कि डायबिटीज़ जो है वो फैमिलीज़, जैसे क्योंकि मैंने पहले बोला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो जिनके घरों में उनके एल्डर्स या सिबलिंग, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री का माने जो खूनी रिश्ता है जिसमें है, तो उस व्यक्ति में होने के अधिक चांसेस होते हैं। तो उनको अलर्ट रहना है। और उसके अलावा क्योंकि इसके बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है, तो ये सिम्टम्स हमें अर्ली रिकग्नाइज करने हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके जो प्रोग्राम, इसके माध्यम से आम जनता में इसके बारे में जागरूकता रहती है, तो अर्ली डिटेक्शन रहता है। और ख़ासकर अगर मुझे पता है कि मेरी फैमिली में ये टेंडेंसी है या रन कर रहा है, तो आई हैव टू गो फॉर एनुअल चेकअप्स। तो उस वजह से भी एक हम अर्ली उसको पकड़ में ला सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि शुगर का भी कई टाइप्स होती है, टाइप। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो देखिए बहुत सारी मेडिकल टर्म्स में तो अलग अलग है। टाइप 1, टाइप 2, फिर जेस्टेशनल बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ होने का, और आगे और भी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, पर मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा जो आई थिंक जो प्रोग्राम है अभी हम आम जनमानस से पर फोकस्ड है। तो टाइप 1 और टाइप 2 मेन जो है। टाइप 1 अक्सर यंग लोगों में, बच्चों में, चाइल्डहुड में से लेके 15 साल तक, लगभग 25 साल तक होने के चांसेस होते हैं। और एडल्ट यानी कि 15 साल के बाद, ख़ासकर जो लोग मोटे हैं या जिनका जो फिज़िकली इनएक्टिव हैं, उनमें टाइप 2 होने के चांसेस हैं। टाइप 1 का मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है किसी वजह से, और एंटीबॉडीज़ हैं या जो बनता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टाइप 2 का मतलब है बन रहा है लेकिन शरीर में उसका असर नहीं आ रहा है। इंसुलिन और ब्लड शुगर का आपस में क्या संबंध है? देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज करके एक ऑर्गन होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो लाजमी है
शुगर रिलीज़ होना सभी की बॉडी में होता है। तो जो स्पाइक आती है, पहले हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड शुगर निकलता है। शुगर नॉर्मली एक व्हीकल है, हमारा एनर्जी सोर्स, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, तो वो मस्ट है। तो लेकिन उसको एक लेवल तक रखना, उसमें जो जैसे हम खाना खाते हैं तो सिग्नल्स जो हैं, हमारा जो स्टमक है वो सिग्नल करता है, तो पैनक्रियाज स्पर्ट्स में इंसुलिन को रिलीज़ करता है। जो डायबिटिक्स हैं, क्यों या तो उनमें वो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगी, या अगर इंसुलिन रिलीज़ होती है तो वो रेजिस्टेंस होती है उनकी बॉडी में, माने कि वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है, जैसे ब्लड में इनिशियली एब्जॉर्ब, खाना खाने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद बिकॉज ऑफ इंसुलिन वो धीरे धीरे लिवर में एक्स्ट्रा शुगर जो है वो स्टोर हो जाता है, मसल्स में जाता है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस और डेफिशिएंसी। तो अगर इंसुलिन नहीं है या काम नहीं हो रहा है तो शुगर का बढ़ना लाजमी है। जी, आजकल कोविड का दौर है, तो कोविड में आप क्या समझते हैं कि कोविड में जो ये हमारा डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनको ज़्यादा खतरा है या? जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले एक तो नहीं, रादर 1.5 साल से मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोविड, मेरा हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड का ही काम चल रहा है, और लगभग 60 से 75% जो हमारे सीरियस अवस्था में जो मरीज़ों की एडमिशन होती है, ना केवल वो सिर्फ डायबिटिक हैं, इसके अलावा कोरोना वायरस का भी जो असर है शरीर पे, क्योंकि अगर आप इंक्रीजिंगली अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर्स में, तो कोरोना मल्टी प्रोंग्ड अटैक कर रहा है ह्यूमन बॉडी पे। तो बिकॉज ऑफ इट्स वायरस का जो असर है, उसकी वजह से भी शुगर लेवल्स बढ़ते हैं इन मरीज़ों में। और इसके अलावा जो खुद डायबिटिक्स हैं, दे बिकम मोर प्रोन, मतलब उनकी टेंडेंसी रहती है ज़्यादा डिटीरियोरेशन होने की। तो कोरोना में तो वाकई में ही नॉट ओनली कोविड बल्कि डायबिटीज़ का भी एक एपिडेमिक जुड़ा ही हुआ है। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा गया है, तो हमारी जीवन शैली पर इसका क्या प्रभाव है? जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइप 2 का जो हमारे में नंबर्स बढ़े हैं ओवर द इयर्स, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैंने कहा, क्योंकि हमने 30 सालों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, हमने डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल को अपनाया है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स बदली हैं, हम लोग अब कारों से चलते हैं। आप जैसे ये पहाड़ी टाउन है, लेकिन अगर पिछले 30 सालों में मैं देखूंगी, जो रास्ते हम शायद नाले और कच्चे रास्तों से कवर कर लेते थे, अब हम उस रास्ते को कवर नहीं करते, हम कार लेना या स्कूटर लेना पसंद करते हैं। तो जो कुछ किलोमीटर हमारी एक्सरसाइज होती थी वो बंद हो गई है, अब वो कार में बैठ के जा रहे हैं। ऐसे ही मैं खुद भी हैरान होती हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशनल खाने पीने का नहीं, वो नहीं पूरी अगर आप हमीरपुर के बाज़ार में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में पिज़्ज़ा आउटलेट्स, बर्गर आउटलेट्स, यंगर जनरेशन सब उसको पसंद कर रही है। तो ये जो खाने पीने का जो स्टाइल है, ये रिफाइंड फ्लावर है, बेसिकली मैदा है। जो फैट्स यूज़ हो रहे हैं वो ट्रांस फैट्स हैं। चलते फिरते बच्चे आजकल चिप्स ले लेते हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो इन सब में हार्मफुल ट्रांस फैट्स हैं। सिमिलरली इजीली डाइजेस्टेबल है पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, मेयोनीज, तो ये तुरंत हमारी बॉडी में शुगर बढ़ाते हैं। तो और साथ के साथ अब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सेस अगर शुगर रहेगा तो वो धीरे धीरे बॉडी उसको एडजस्ट करने के तरीके को क्या करेगी, या तो इंसुलिन है एक मात्रा में सिक्रीट कर करके, इंसुलिन भी एक ही लेवल तक सिक्रीट होगी, तो जो एक्सेस है वो फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस का रूप धारण कर लेता है कि भाई इसके शरीर में तो इतना मिलना ही है, तो एक लेवल पर काम करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से जो है, और इसके अलावा लॉन्ग आवर्स हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है। हम लोग एक जैसे जो हमारा पुराना तरीका था कि एक समय पे उठना है, समय पे खाना है, इस समय छुट्टी भी लेना है, तो धीरे धीरे चाहे व्हाटएवर इज़ द रीज़न काम करने के तौर तरीके बदले हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूशन रह रहा है। तो बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से हम सब प्रोन हैं, कारण नहीं है पर हाँ ये हमें प्रोन करता है डायबिटीज़ को डेवलप करने के लिए। जी, अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे तो ये
किन ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? शुगर को हम मल्टी सिस्टम डिजीज़ बोलते हैं, माने जैसे बाकी बीमारी हैं, जैसे हार्ट का कॉर्नरी बोलते हैं तो प्रिडोमिनेटली हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन शुगर में जो है या डायबिटीज़ में जो है, क्योंकि ब्लड में ब्लड शुगर हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं यानी आपके, तो इसका एक मेन इफेक्ट क्या होता है, मेडिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं कि वैस्कुलर ग्रोथ। हर जगह इसकी टेंडेंसी रहेगी क्योंकि ये वेसल्स की प्रोलिफरेशन करता है। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो के लेवल पर हमारी आँखें, जिसमें डायबिटिक्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनका फंडस जो पीछे की पुतली होती है उसमें वेसल्स का ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है, तो अंधापन कर सकता है, रेटिनोपैथी बोलते हैं, विजुअल डिफेक्ट्स आते हैं, कैटरैक्ट जल्दी डेवलप होता है आँख में। इसके अलावा नसों में इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने शुगर चेक ही नहीं कराया होता। वन फाइन डे उनका एक कॉमन जो शुरू में मैंने सिम्टम्स में मिस किया, लोगों की पैरों में जलन रहती है जी। या थक जाते हैं, रात को टांगों में दर्द रहती है, तो न्यूरोपैथी माने नर्व्स इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक नर्व्स में अफेक्टेड होता है। और सिमिलरली जो माइक्रो माने जो फाइन वेसल्स हैं, किडनी, बहुत किडनी फेलियर या गुर्दे की जो बीमारी बढ़ रही है उसका भी काफ़ी मुख्य कारण डायबिटीज़ है। ये तो हुए माइक्रो लेवल पे, आँख, गुर्दा और नसें। और फिर बड़े मेजर वेसल्स हैं। मेजर वेसल्स माने जो बड़ी आर्टरीज़ हैं। हार्ट प्रॉब्लम डायबिटिक्स को ज़्यादा होता है, स्ट्रोक, पैरालिसिस या अधरंग जिसको आम भाषा में बोलते हैं, इसके होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायबिटिक्स को लोग बोलते हैं कि पैर के ज़ख्म भरा नहीं, ये ज़ख्म अक्सर पैरों में या जहाँ बार बार चोट लगती है, तो वो इसलिए नहीं होता कि डायबिटीज़ को में अचानक से उसके ज़ख्म नहीं भरते, बेसिकली उसके ब्लड वेसल्स अफेक्टेड रहते हैं, वहाँ का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इसको पेरिफ्री माने यानी जो हमारे जो लिम्स हैं हाथ पैर के, इसके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून का दौरा कम हो जाता है, तो इन लोगों को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें शुरू में नॉन हीलिंग अल्सर्स माने ना भरने वाले ज़ख्म होते हैं, और बाद में कई बार लोगों के वो ज़ख्म इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से उस लिम्ब को, खासकर पैर या लोअर लिम्ब को या टांगों को एम्पुटेशन या काटने की अवस्था भी आ जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, दवाई के अलावा डायबिटीज़ से बचने के क्या तरीके हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो हमने बात करी, बिकॉज़ ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो प्रिवेंशन यानी कि उसको हम डिले कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बाकी अभी हमने बात करी कि सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, एक तो ये है कि पहले हम रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें। अगर मेरी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या मुझ में लक्षण आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर अर्ली ट्रीटमेंट और एग्रेसिव ट्रीटमेंट माने कि अच्छा ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो डायबिटीज़ का जो असर है बॉडी पे, यानी कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम उसको उससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, एक बात। और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल हमारा जो चेंज करना है, जिसमें आपको अपने आप ही अपने जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है उसमें तरीका ढूंढना है। मान लीजिए आपके लॉन्ग आवर्स हैं, आप बाहर नहीं जा पाती हैं, तो आप अपनी वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा करें कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर पाएँ। चाहे वो नियर बाय जिम है, आप अपने जो ऑफिस के सीनियर है उससे बात करके, या मॉर्निंग में यू कैन कम, अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है तो ट्राई टू वॉक। रेगुलर नहीं कर पाते हैं, गर्मी का मौसम है, तो इवनिंग में कीजिए। जिम ज्वाइन कर सकते हैं। योगा एक बहुत अच्छा जो हमारा ट्रेडिशनल रहा है सिस्टम इंडिया का, और आजकल तो पिछले कुछ सालों से इसको काफ़ी पॉपुलराइज भी हुआ है। दैट इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज़ आप छोटी छोटी चेंजेस, घर में जो काम हम कर रहे हैं, अगर मैं इस काम को सिटिंग में करती हूँ, तो मैं अगर खड़ा होकर करूँगी तो कैलोरीज
ज़्यादा बर्न होंगी। ठीक है, अगर मैं सीढ़ी ले सकती हूँ तो मुझे लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मुझे छोटा डिस्टेंस बिना स्कूटर के जा पाती हूँ, चल के जाना है तो मुझे चल के जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है कि ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, आप फोर्स्ड हैं कार या व्हीकल को यूज़ करने के लिए, तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन आप आधा घंटा एक्सरसाइज जो आपकी शारीरिक क्षमता से थोड़ा ज़्यादा हो उसको करने की कोशिश करें। रेगुलर हैबिट्स, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस को अवॉइड करना है और एक्स्ट्रा शुगर्स आपको कट डाउन करने। एक्स्ट्रा शुगर्स माने जैसे आपके पास चॉइस है कि क्या मैं चाय लूँ, कोला ड्रिंक लूँ, तो आप चाय को तो बिना चीनी के ले सकते हैं, कोला ड्रिंक आप अवॉइड कर सकते हैं। या चाय का कप अगर आपको कोई भर के पूरा कप ऑफर कर रहा है तो उसको हाफ कर दीजिए, आपकी कैलोरीज कट डाउन हो जाती हैं। आपको जो एक्स्ट्रा चाय के साथ या वर्क प्लेस पे या बाहर कई बार आना जाना सोशलाइजिंग में कई बार ऑप्शंस होते हैं कि व्हाट टू ईट, तो चूज़ हेल्दियर ऑप्शंस, जैसे सैलड्स हैं, भेलपूरी है या योगर्ट है, तो ये चीज़ें हेल्दियर हैं। अगर उसके बजाय मैं मेयोनेज़ से भरा हुआ पिज़्ज़ा का खाऊंगी तो नेचुरली वो मुझे ज़्यादा कैलोरीज देगा। लेकिन कई बार फोर्स होते हैं, खाना ही पड़ता है, तो आप पोर्शन कम कर दीजिए। पोर्शन का माने अगर मुझे इतना चौड़ा स्लाइस कोई ऑफर कर रहा है तो मैं उसका हाफ स्लाइस लूँगी, तो वो एक हेल्दियर चॉइस हो जाती है। और सिमिलरली आप अपने वज़न को कंट्रोल रखें, अपनी हाइट के हिसाब से आपका वज़न जो है वो आपके लिमिट्स में होना चाहिए। आजकल कॉमन है, मोबाइल पे ऐप्स होते हैं, BMI चार्ट्स होते हैं, तो आप अपने वज़न को उसके साथ ट्रैक कर सकते हैं। लग रहा है मेरा वज़न बढ़ रहा है तो भूख भी ज़्यादा लगती है, तो आप आधी चपाती कम कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा खाने में जो हमारे अगेन आई विल रिपीट, जो परंपरागत जो हमारा भोजन का तरीका है, गेहूँ, मक्की की रोटी, चावल और सब्ज़ी, दाल, जो सादा सिंपल आहार है और समय पे खाया हुआ, वो अभी भी टाइम टेस्टेड है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिनको आप ला सकते हैं और करना चाहिए। जी, एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा था डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि छोटी उम्र में भी ये डायबिटिक जो चीज़ें हैं ये आ जाती है, तो कई बार लोगों की ये मान्यता है कि अगर छोटी ही उम्र में अगर दवाई का सेवन करने लग जाएं तो वो जो उम्र है वो दवाई लेनी पड़ती है। हाँ, तो ये इसका बहुत बड़ा एक लोगों के दिमाग में बहुत फिक्सेशन है। जी तो बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए ये धारणा में अक्सर आम, जैसे मैं भी जब मरीजों को इलाज जैसे हम बैठते हैं तो उनका एक बहुत एक संभाव मनोधारणा कि मैं दवाई खा लूँगा तो मुझे डिपेंडेंस हो जाएगी। तो मेरा इसके लिए एक ही जवाब होता है कि आपको वेइन करना है, क्या बीमारी ज़्यादा घातक है या इलाज घातक है। क्योंकि डायबिटीज़ खाली एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का न्योता है। डायबिटिक हाइपरटेंशन, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उसका गुर्दा फेल हो सकता है, उसको अधरंग होने के चांसेस हैं, नज़र जाने के चांसेस हैं। तो क्योंकि ये बीमारी अपने आप में ज़्यादा सीरियस है, तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो बाद की बात है। पहले अगर बीमारी ही इतना इफ़ेक्ट कर रही है आपकी बॉडी को, तो उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इलाज लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके जो बीमारी के जो बढ़ते हुए जो उसको इफ़ेक्ट्स जो होंगे बाकी सारे ऑर्गन्स इनको, और जब आगे बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा सा उसका जो नुकसानदेह जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इलाज तो समय पे ही शुरू होना चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर छोटी उम्र में ही हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे तो वो जिंदगी भर हमें लेनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी डायबिटीज़ में शुरू में ही आते सर दवाइयाँ होती हैं, ग्रेडेड रिस्पांस होता है। अगर किसी का शुगर 400 है तो कोई चारा नहीं है, उसको इंसुलिन लेना ही लेना है ना। अगर उसका 200 250 जा रहा है तो गोलियों के माध्यम से होता है। अगर 150 200 से नीचे है तो शुरुआत में हम डाइट और लाइफस्टाइल का भी ऑप्शन देते हैं। उसके बाद तो मरीज़ और जो है उसके अपने पे उसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, कितना वो स्टिक कर पाता है डाइट को, ट्रीटमेंट को, तो इसमें मरीज़ का अपना
तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो ओनली ऑन हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं, डट के। पावर्ड बाय IQ Wing एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हमीरपुर।